वेलकम टू लर्निंग विद माध्यम क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3 पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को देख लें और उसके बाद आप पार्ट 2 को देखें ताकि आपको वीडियो आसानी से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हमने पार्ट 1 में चुनावी राजनीति के बारे में जाना था, चुनाव क्यों होते हैं इसके बारे में जाना था, चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है इनके बारे में जाना, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के अधिकारों के बारे में जाना, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, ये सभी चीज़ों को हमने एक करके देखा था। हमने कुछ चित्रों को भी समझा था, चुनाव की प्रणाली को हमने जाना था, चुनावी क्षेत्र को हमने जाना था। अब जो है उसके बाद हमने आरक्षित क्षेत्र को जाना था, फिर हमने एक मैप देखा था और समझा था कि किन जगहों पर कितनी सीटें होती हैं, मतदाता सूची के बारे में जाना था। आज जानेंगे हम उम्मीदवारों के नामांकन के बारे में। इसका थोड़ा डिस्कशन आपको पार्ट 1 में कर दिया गया था। उम्मीदवारों के नामांकन में कहने का अर्थ है जैसे कि मान लीजिए कि वोट डालने का अधिकार जैसे 18 साल में है, 18 साल के प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार वोट डाल सकते हैं। उसी तरीके से जो है आपको कोई भी आदमी जो है कब उम्मीदवार बनने के लिए खड़ा हो सकता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम वोट डालते हैं तो वोट डालने में 18 वर्ष की उम्र चाहिए और जब हम उम्मीदवार के पद को चुनते हैं तो उसके लिए हमें 25 वर्ष की उम्र चाहिए। 25 वर्ष का हर व्यक्ति जो है उम्मीदवार बन सकता है, चाहे कोई भी हो। ये टिकट हमने कल भी समझा था कि जो उम्मीदवार होता है उसका ये टिकट होता है, किस पद के लिए खड़ा है और कौन सा उसका चिन्ह है, वो सारी चीज़ें होती है। और जो भी वोट डालते हैं उनका इस तरीके से टिकट होता है। उनका नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, गृह संख्या होता है, उम्र होता है और लिंग होता है। यह जो है वोटर आईडी के साथ जो है आपको ले जाना पड़ता है जहाँ पे हम वोट डालने जा रहे हैं। ये पर्ची को जो है वोट डालने के स्थान पर ले लिया जाता है और उसके बाद जो है हम अपने मनपसंद जो भी उम्मीदवार है उनको वोटिंग कर सकते हैं। अब बात आगे अगर की जाए कि उम्मीदवार अगर बनते हैं तो उनके मतलब क्या क्या होता है कि हर इच्छुक व्यक्ति जो उम्मीदवार तो बन सकता है, उसके लिए सबसे पहले जो है नामांकन करना पड़ता है और कुछ पैसे भी जमा करने पड़ते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर जो उम्मीदवारों की घोषणा पत्र जारी की जाती है जिसके बारे में बहुत सारे निर्णय दिए जाते हैं। उन निर्णयों में यह होता है कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। यूँ तो शैक्षिक योग्यता बहुत ज़रूरी होती है, मतलब उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता क्या इसको जानेंगे। आजकल हर चीज़ों में शैक्षणिक योग्यता तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हम जानते भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर हम जनरल कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं जैसे बैंकिंग, रेलवे या एसएससी या कोई भी चीज़, तो उनके लिए एक शैक्षिक योग्यता होनी अनिवार्य है कि आप मैट्रिकुलेशन है, इंटरकुलेशन है, उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए तो इनमें शैक्षिक योग्यता जो है उतनी ज़रूरी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप जनता और उसकी समस्याओं को समझते हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप उम्मीदवार जो है वो बन सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। भारत में चुनावी प्रणाली की कुछ विशेषता और सिद्धांत दिए गए हैं जिसे हम समझेंगे। सार्वभौमिक स्वमताधिकार क्या होता है? सार्वभौमिक स्वमताधिकार जो है आपको हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता होते हैं। कमजोर वर्ग को प्रतिनिधित्व मतलब 18 वर्ष और उससे ऊपर सभी व्यक्तियों को मताधिकार मिलता है। तीसरा है खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है। एक मत और एक वोट, इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होता है, मतलब हर व्यक्ति का वोट यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अब चुनावी अभियान क्या होता है, चुनावी अभियान को हम जानेंगे और समझेंगे। जिस समय चुनाव कराए जाते हैं तो उससे पहले ही जितनी भी उम्मीदवार होती हैं, जितनी भी पार्टियां होती हैं, वो पहले से तैयार होती हैं। 2 हफ्ता पहले से ही अपनी चुनावी राजनीति का प्रचार प्रसार करती हैं। मोहल्लों में, गलियों में, वार्डों में जा कर जो है जनता को भरोसा दिलाती है अपने भाषण के माध्यम से कि आप हमें वोट दें, हम जो है आपके लिए सुधार करेंगे। जनता इन वादों को सुनती है, भाषणों को सुनती है और जब वो इनसे प्रभावित होती है तो अपने मनपसंद उम्मीदवार को क्या करती है, वोट डालती है। कुछ भाषण हैं जिसे हम देखेंगे कि कौन से व्यक्ति ने कब कोई अच्छा भाषण दिया था। तो इंदिरा गांधी जो है 1971 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये सबसे पहले गरीबी हटाने के लिए नारा दिया गया था। फिर 1977 में लोकसभा में जयप्रकाश नारायण ने दिया था लोकतंत्र बचाओ का नारा। उसके बाद आपको वामपंथी दलों में 1970 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा में ज़मीन जोतने वालों को नारा दिया गया था। 1983 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के विधान चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता
एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। ये सारे ऐसे नारे थे जिसमें कि मतलब जनता को प्रभावित करना था। जनता जिससे ज़्यादा प्रभावित होती थी उसको वोट डालती थी। आजकल हमारे नेताओं के पास जो है भाषण के रूप में उनके पास हथियार होता है। हथियार कहने का मतलब है कि वो अपने भाषण से बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, सड़क बनाएंगे, पानी देंगे, आपका कर माफ़ कर देंगे, आपको हर साल नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा बहुत सारा, अगर वो 100% वादा करते हैं तो उसमें से बहुत आपका 30% वादा पूरा करते हैं, बहुत सारे वादों को पूरा नहीं करते हैं। और ऐसा आपको पहले भी बताया गया कि जो लोग वादा पूरा करते हैं उनको क्या किया जाता है, अगले वर्ष के लिए भी चुनाव में जो उम्मीदवारों को जीत मिलती है, जो अच्छा काम करते हैं। अब उम्मीदवार या पार्टी जो भी हो तो कौन सा काम नहीं कर सकते हैं, मतलब जो उम्मीदवार और पार्टी हैं अपनी जनता को प्रलोभन देने के लिए क्या क्या नियम जो है वो आपको नियोजन प्रणाली वगैरह जो हो गया चुनाव प्रणाली के द्वारा जो सुझाए गए हैं उन्हें हम देखेंगे कि मतदाता जो है वो मतलब कोई भी पार्टी के व्यक्ति उम्मीदवार जो है वो मतदाता को प्रलोभन या घूस नहीं दे सकते, ना ही धमकी। उसे जाति या धर्म के आधार पर जो है वोट नहीं मांग सकते हैं। उसके बाद है चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा करना, ये सारे के सारे बाध्य हैं। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना, ये भी क्या, ये सारी बातें जो है कंपलसरी है। उसके बाद एक आता है आपको आचार संहिता। अब आचार संहिता क्या लागू होता है, जो भी चुनावी राजनीति वगैरह होती है और जहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होती है और जो हमारे निर्वाचन अध्यक्ष होते हैं जो चुनाव को निष्पक्ष ढंग से करते हैं, उसी में एक क्रम आता है जिसको हम आचार संहिता के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा एक कानून की ही तरह है। आचार संहिता जो है वो चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही होती है। अगर आचार संहिता लग जाती है तो उस वक्त तक जो है, उसके पहले तो आप अपना चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है नहीं कर सकते चुनाव का प्रचार प्रसार। अगर आचार संहिता का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो क्या होता है कि व्यक्तियों को दंड भी दिया जाता है, जो भी उम्मीदवार होते हैं। उसके बाद जो उम्मीदवारों और पार्टियों को जो है सब कुछ स्वीकार करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्मस्थल का वो उपयोग कर सकते हैं आचार संहिता के अनुसार। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग कर सकते हैं। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना या शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं। अब मतदान और मतगणना क्या होता है। मतदान, जब हम लोग वोट डाल देते हैं उसको मतदान कहते हैं, और मतदान डालने के बाद जो वोटों की गणना होती है उसे हम मतगणना कहते हैं। तो ये चुनाव का आखिरी चरण होता है मतगणना जो है। और जब हम मतदान कर लेते हैं तो जितने भी 18 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर हैं, हर व्यक्ति क्या करते हैं तो वोट डालते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि ईवीएम मशीन होता है जिसमें हम वोटिंग करते हैं। ईवीएम मशीन जो है आपको इसमें तो दिखाया नहीं गया, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे जो है आपको बटन दिए जाते हैं, इस साइड में आपको बटन रहता है और उनके चुनावी चिन्ह रहते हैं। और वहाँ पे आजकल तो नया ट्रेडिशन हो गया है तो वहाँ पे फ़ोटो भी लगे होते हैं। तो आपका जो भी पार्टी होता है आपको क्या करना पड़ता है, बस उस बिंदु पे और उसके सामने जो बटन है उसको प्रेस कर देना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वोटिंग की प्रक्रिया हो जाती है ईवीएम मशीन के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए बनाया गया है ताकि जो है लोग जो है वोट डाल सकें आसानी से और निष्पक्ष चुनाव हो सके। क्योंकि पहले जो डब्बा वाला वोट होता था, अभी भी बहुत जगह चालू है, बहुत 2-3 तरीके के डब्बे होते थे, उनमें पार्टियों का नाम लिखा होता था और हमें पर्ची इसके अंदर डालना होता था। फिर इसी डिब्बों की गणना जो है मतगणना के रूप में होती थी। जिनके ज़्यादा पर्चियाँ निकलती थी वही लोग वोट जीतते थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हो जाती थी, डब्बा ही पूरा बदल दिया जाता या घूसखोरी वगैरह या पैसा देकर जो है पूरा वोट ही खरीद लिया जाता। लेकिन ईवीएम में ऐसा नहीं होता है, मतलब जो भी वोटिंग डाला गया वो करेक्ट होता है। और चुनाव मतगणना होने के समय जो है वहाँ जो भी लोग जीतते हैं उनका नाम जो है वो पुकारा जाता है। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? अब ये डाटा तो हम देख के समझते हैं कि चुनाव तो महंगा होना आम बात है, क्योंकि जब भी हम चुनाव में लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे ज़रूर होने चाहिए। बहुत कम पैसे वाले लोग शायद ही चुनाव लड़ पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। एक डाटा दिया गया कि भारत में चुनाव कराने के लिए बहुत ज़्यादा रकम खर्चा होती है। 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें 35 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। और उसके बाद जो है उसके बाद 40 के करीब लाख खर्च हुआ था मतदाता सूची और हर नाम पर। पार्टियों उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा पैसा खर्चा किया था। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार पार्टियों उम्मीदवारों का कुल खर्च जो है 30,000 करोड़ के रूप में होता है, अर्थात जो है प्रति मतदाता 500 रुपये। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है। हर मुल्क 5 साल पर चुनाव कराने जाने का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए इसी खर्च की तुलना में अन्य खर्चों से करें। 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत 3,000 करोड़ थी। अब इससे आप जायजा ले सकते हैं कि कितने रुपए खर्च हुए होंगे।
दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुए। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें। आम बात तो यह है कि चुनावी हमारी ही मतलब राजनीतिक प्रक्रिया का एक पहलू है, तो इसमें खर्च होना स्वाभाविक है। जितनी भी चीज़ें खर्च होती हैं, देश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर पैसे खर्च किए जाते हैं, तो इस पर पैसा खर्चा होना ये तो मतलब जितना होना चाहिए उतना होता है। या बाकी पार्टियां जो है वो अपने अनुसार क्या करती हैं, पैसे को खर्चा करती हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान वो अधिक से अधिक लोगों का मतलब भरोसा जीत सके। तो अपन अपने अनुसार भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है कोई भी कितने चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़, जब भी हम कोई सामान किसी से लेन देन करते हैं तो उस समय भी जो है पैसे काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, मतलब भारत में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों होता है। तो हम राजतंत्र के बारे में तो जानते हैं जहाँ राजा का शासन होता है, और लोकतंत्र के बारे में भी जानते हैं। तो भारत में हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों में खबरों में अखबार ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा होती है और आरोप भी लगाया जाता है। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ दिखती हैं। मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करने की, अमीर उम्मीदवार और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदाता के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ये सारी ऐसी गड़बड़ियाँ हैं जो अक्सर देखने को मिलती हैं। जिसमें जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो या तो किसी को, ऐसे तो हमारे संविधान में लिखा गया है कि हम किसी को लालच नहीं दे सकते, लेकिन बहुत हद तक ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं और ये हम टीवी पे देखते भी हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि ये खबरें हमेशा सही भी हों। कभी कभी यह खबरें जो हैं वो आपको गलत भी दिखती जाती हैं। तो इन सबों पर जो है पूरी तरीके से पाबंदी भी लगा दी जाती है। चुनाव आयोग जो है वो इन सब चीज़ों की देख रेख भी करता है कि कहीं ऐसा ना हो। जो भी ऐसा करता है उसका जो भी वोटर मतलब आईडी पत्र होता है उसको क्या किया जाता है, उम्मीदवार के पद को छीन लिया जाता है या उसे अगले वर्ष नहीं करने दिया जाता है। स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या होते हैं? चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, इसकी जांच का एक सरल तरीका है कि यह देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासन पार्टी उन पर दबाव बनाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी सरकार अभी है हमारे यहाँ, वो जब भी अगले वर्ष चुनाव होंगे तो क्या उस पर पार्टी पर दबाव बनाया जाता है पार्टी के द्वारा सरकार पर, सरकार के ही अंडर में जो है चुनाव आयोग होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका जवाब हमें काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक मिलना चाहिए। चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर है। चुनाव आयोग द्वारा जो करवाए जाते हैं उनका किसी पर भी अधिकार नहीं होता है। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त, जिस तरीके से न्यायपालिका कानून बनाने का कार्य करती है उसी तरीके से जो है हमारे यहाँ मतलब जो चुनाव आयोग है उनको भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद जो निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना संभव है। दुनिया के शायद किसी भी चुनाव आयोग को भारत जितना अधिकार नहीं मिला होगा। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक करना, पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन में हर पहलू का निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा दी जाती है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने देने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना, अधिकारियों का तबादला करना आदि भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है और उससे अपनी शक्तियों में भी विस्तारित किया है। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन और उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनावी अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदाता केंद्र पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वहाँ फिर से मतदान का आदेश दे। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानने होते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। मतलब हमने जाना कि जो निर्वाचन आयोग होता है उसे न्यायपालिका के मतलब द्वारा अधिकार होता है। अब जो भी निर्वाचन आयोग का व्यक्ति जो है वो अपने पद को संभालेगा तो फिर उसे जो है हटाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो है कहीं भी अगर निर्वाचन प्रक्रिया में गलती होती है तो उसे वो ठीक करने का कार्य जो वो निर्वाचन आयोग करता है। और साथ ही कहीं बूथ वगैरह पे जहाँ वोट डाला जाता है वहाँ धांधली हुई है तो वहाँ पे वापस से चुनाव जो है वो हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया जिसे हम समझेंगे और देखेंगे कि चुनावी आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। ये चुनाव आयोग के द्वारा है। उच्च न्यायालय के चुनाव आयोग ने अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। बिहार में चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया। चुनाव आयोग ने हरियाणा के लिए नए
नए पुलिस प्रमुख की नियुक्ति अधिकार की चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकेली कसी। चुनाव आयोग ने 398 मतदान केंद्रों पर फिर से वोट डालने के आदेश दिए। चुनाव आयोग का एक गुजरात द्वारा चुनावी तैयारी का जायजा लिया गया और उसके बाद है कि चुनावी आयोग का एक गुजरात द्वारा चुनावी रणनीतियों का जायजा लिया गया। राजनीतिक विज्ञापनों का सेंसर पर अधिकार हो गया। और चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय से चुनाव सुधार संबंधी सुझाव नकारे। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव ने गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नज़र। ये सारे ऐसी सुर्खियां हैं जिनको हमें पढ़ना और समझना है कि जब भी हमारे यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो जो निर्वाचन आयोग होती है वो बहुत सारी बातों का ध्यान रखती है। जैसे कि चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की थी और जहाँ कहीं भी चुनाव से संबंधित मतलब जगह होता है वहाँ पे ये लोग दौरा भी करते हैं जो चुनाव आयोग के व्यक्ति होते हैं। और हर जगह जो है पुलिस की कड़ी व्यवस्था होती है। 398 चुनाव आयोग पर फिर से वोट डालने का अधिकार दिया गया क्योंकि वहाँ पर धांधली हुई होगी। और चुनाव आयोग और एक गुजरात दौरा भी उन्होंने किया था कि किस तरीके से जो है चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। तो ये सारे चुनाव आयोग के द्वारा जो है किए जाते हैं ये सारे कार्य। उसके बाद एग्जिट पोल पर किसी भी तरीके से पाबंदी नहीं लगाई गई है। एग्जिट पोल क्या करते हैं, हमें चुनावी रिजल्ट से पहले जो है आश्वासन भी देते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है वो उम्मीदवार के पद पर जो खड़ा था वो नेता चुना जाना है। तो एग्जिट पोल जो है हमारी सहायता करती है, इसलिए भविष्य में अभी तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और चुनाव में जो गुप्त खर्चे होते हैं जो पार्टी अपने अपने अनुसार करती है उस पर भी चुनाव आयोग की नज़र होती है। चुनाव में लोगों की भागीदारी क्या होती है। चुनावी की प्रक्रिया गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका है कि इसमें लोग मतलब यह भी एक महापर्व की तरह है चुनाव। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत पहले जो है मतलब जब पुराने समय में लोग जो है वोट डालने नहीं जाया करते थे, लेकिन अब इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसमें एक डाटा दिया गया जिसमें हम देखेंगे, ये देखिए ये भारत का डाटा और ब्रिटेन का डाटा है जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से दोनों देशों में वोटर का जो है वो ये आपको जो ब्लू रंग का दिख रहा है ये भारत का है और ये ब्रिटेन का कि कितने लोग वोट डालते हैं। तो 78, 72, उसके बाद है आपको 59, उसके बाद आपको 66 और भारत में 56, 58, 62, 60 और आपको उसके बाद 66 है। ये 1991 से 2015 तक के वोटों का आधार है। जब हम देखते हैं कि भारत में कितना ज़्यादा सुधार आया है वोटिंग डालने में, मतदान डालने में। भारत में अमीर लोगों की तुलना में गरीब लोग ज़्यादा मतदान करते हैं जो निरक्षर और कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इस वोटिंग मतलब वोटर का जो आधार है उसमें सभी लोग क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, एक ही लाइन में सभी लोग लगे रहते हैं। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं और हमारे यहाँ गरीब लोग जो है वो काफ़ी मतदान करते हैं। यहाँ पे भी एक डाटा दिया गया है भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूह में मतदान प्रतिशत की तुलना। ये भारत का आंकड़ा है और ये अमेरिका का आंकड़ा है। ऊंची जाति जो वो 56% देती है, पिछड़ी जाति जो है वो 58% देती है, अनुसूचित जाति 60 और अनुसूचित जनजाति 61% वोट करती है। और अमेरिका में गोरे लोग 60 और अश्वेत लोग 56 और हिस्पैनिक लोग जो 28 करते हैं। तो यहाँ पे अगर भारत और अमेरिका का डाटा दिखाया जाए तो अमेरिका से भारत का डाटा कम है और भारत का डाटा क्या है यहाँ पे ज़्यादा है वोटिंग डालने में। ये आंकड़े थे भारत के आंकड़े और अमेरिका के आंकड़े। राष्ट्रीय चुनाव अध्यक्ष 2004 और CSDC अमेरिका आंकड़े नेशनल इलेक्शन स्टडी 2004 यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का था। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जो भी लोग वोट डालने जाते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को वहाँ पे समानता का उनको अनुभव होता है। ये नहीं लगता है कि आज अमीरी गरीबी में फ़र्क है या गोरे काले में, बल्कि सब लोग क्या करते हैं एक साथ वोट डालने जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके वोट से फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क पड़ने में आपको 67% मतलब एक व्यक्ति का वोट जो है वो सभी व्यक्तियों के लगभग बराबर होता है। मतलब किसी का वोट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका समान रूप से बराबर है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही। 2004 में 1/3 से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया। मतलब हम क्या देखते हैं कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा लोग वोट डालते हैं। जैसे कि 1996 में मात्र 8% था, 1998 में 13, 1999 में 21 और 2004 में वोट डालने की प्रक्रिया में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, हमने यह देखा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में दिया गया कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। निर्वाचन आयोग जो इन सभी चीज़ों की जांच करता है, देखरेख करता है कि गलत तरीके से
कोई भी उम्मीदवार जो है वो गलत तरीक़ों का प्रयोग नहीं करे। अगर गलत तरीके का प्रयोग किया जाता है तो उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाती है। यहाँ पे एक कार्टून दिया गया जिससे हम समझेंगे कि नेता जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और यह कह रहे हैं कि यह कहने की क्या ज़रूरत है कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया। इसका कहने का अर्थ है कि यह भाई और भतीजावाद को बढ़ावा देता है, जिसमें कि मतलब जो भी नेता क्या होते हैं वो अपने ही लोगों को टिकट दिलाने का कार्य करते हैं ताकि जो है उनके रिश्तेदार उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सके और उनके इनमें जीत हो सके। लेकिन यहाँ पे भाई और भतीजावाद जो है हमारे यहाँ भले ही प्रचलित होगी, लेकिन चुनावी आयोग के द्वारा जो है इस पर नकेल कस दी गई। मतलब इस तरीके से किसी भी चीज़ का सहारा लेके जो उम्मीदवार जो है वोटिंग वाले में जो है नहीं जीत सकते हैं और अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। इस कार्टून में एक नेताजी को संवाददाता सम्मेलन से बाहर आते हुए दिखाया गया है और वे भाई भतीजावाद के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या भाई भतीजावाद कुछ राज्यों और पार्टियों तक ही सीमित है? अब यहाँ एक और आपको चित्र दिख रहा होगा, चुनावी अभियान शीर्षक वाला। यह कार्टून लातिन अमेरिका के संदर्भ में बना था और यह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों पर भी लागू होता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं, जब भी चुनाव वगैरह होता है तो उसमें जीतते हैं। तो ये आम बात है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा खर्च करेगा। यहाँ तक कि वोट जो होता है उसको भी खरीदने का वे प्रयास करते हैं। लेकिन अगर चुनावी आयोग जो है उस पर अगर मतलब कठिन प्रयास करती है, उन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास करती है, तो पैसे काम नहीं आएंगे। जिन व्यक्तियों ने अच्छा काम किया है उसे ही नेता चुना जाएगा। यहाँ पे एक चित्र दिया गया, ये भी समझेंगे कि यह एक कार्टून है जहाँ पे मतदाता की सही स्थिति को दिखाया जाता है। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ? जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक नेता भाषण दे रहा है और यहाँ पे सब लोग उस भाषण को सुन रहे हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो वोटर डाले। जब भी वोटिंग किया जाता है तो उस समय जो भी मतदाता होता है, जैसे कि हम लोग वोटिंग करते हैं तो मतलब जितने भी नेता होते हैं वो सोचते हैं कि चलो ये हमें वोट देने वाला, तो उस समय प्रत्येक मतदाता की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका एक वोट एक मोल जो है और एक अधिकार सबके बराबर होता है। इसीलिए प्रत्येक वोट का अपना अपना महत्व है। लेकिन दूसरे ही चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, ये टुडे चित्र है ये, और ये टुमोरो है, जिसमें मतदाता की स्थिति कैसी हो जाती है। लोग नेता अपना मस्ती में चलते हैं और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया ख़त्म होने लगती है तो किसी भी मतदाता का उतना वैल्यू नहीं रह जाता है। इस चित्र से हम समझ सकते हैं अच्छे से और देख सकते हैं। कभी कभी तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि आपराधिक मामलों के कारण बहुत जगह बूथ वगैरह पे जो है मारपीट होने की खबरें आती हैं। आप भी न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते होंगे। आपराधिक मामले ज़्यादा होते हैं, कोई बंदूक की नकेल पर जो है वोट डलवाता है, कोई बूथिंग मशीन पर ही जाके जो है ईवीएम मशीन को उठा ले जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया और हम न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए निर्वाचन आयोग को कड़े निर्णय लेना चाहिए कि इस तरीके का जो विक्की व्यवस्था है ये भविष्य में हमें देखने को नहीं मिले। यहाँ पे जब भी चुनाव हो वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, ताकि हर व्यक्ति जिसको भी उम्मीदवार बनने की इच्छा है वो इसमें खड़ा हो सके और जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है उसे हम अपना नेता चुन सके। लेकिन राजनीतिक प्रणाली इतनी भी अच्छी नहीं है। राजनीतिक प्रणाली बहुत जटिल है। बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री और इतिहासकारों और महाज्ञानियों का यह कहना है कि राजनीतिक पार्टी जो वो एक गंदी नाली की तरह होता है। मतलब इसमें साम दाम दंड भेद हर चीज़ का सहारा लिया जाता है। तो ऊपर से देखने में जैसी राजनीतिक व्यवस्था लगती है, असल में वो वैसी है नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा झोल झाल है। अगर इसको देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आम बात है। आपराधिक मामले होना या कोई चीज़ ऐसी घटना होना बूथ पे, या फिर वोट खरीदा जाना, या फिर लोगों को घूस दिया जाना, ये सभी चुनावी प्रक्रिया के दौरान ही होते हैं, ताकि हम लोगों का वोट जो है वो खरीद सके, उनको अपने लिए क्या कर सके, प्रभावित कर सके, ताकि वो हमें ही वोट डाले और हमारी ही सरकार को चुना जा सके। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि चुनावी धांधली क्या होती है। चुनाव ने अपने वोट को बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा दी जाने वाली गड़बड़ या फरेब, इनमें से कुछ ही लोग द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पे वोट डालना और मतदाता अधिकारों का डरा धमका कर रिश्वत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बात है। शामिल चुनावी धांधले में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का अलग अलग वोटर ID कार्ड बना दिया जाता है अलग अलग नामों से, और वो वोट डालते हैं। ये सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन इनको रोका जा सकता है मतलब चुनावी आयोग के द्वारा जो है कठिन प्रयास करके। निर्वाचन क्षेत्र, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है उसे निर्वाचन क्षेत्र करते हैं। आचार संहिता क्या है कि चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवार द्वारा माने जाने वाले कायदे और कानून और दिशा निर्देश क्या होते हैं, आचार संहिता होते हैं, जो चुनाव आयोग देती है। तो अब जो यह वीडियो है इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। यह चैप्टर भी इसके साथ समाप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।